नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इकाई 5 में व्याकरण एवं भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने यहाँ पर जो ये प्रमुख आचार्य जो है इनका जो जीवन परिचय है ये हमने इनसे पहले वाली वीडियो में जो है किया था। और क्योंकि एग्ज़ाम जो है इसमें ये कवि के बारे में ज़रूर आता है और ये ऐसा पार्ट है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। चाहे इसमें आप यूजीसी नेट वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि जो आगे होगा, और डीटी प्लस भी है, हरियाणा में पीजीटी वाली वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है या एस्टेट भी है, या फिर आप किसी अन्य राज्य से हैं, टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो पार्ट है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जा रहने वाला है क्योंकि इसमें से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं। तो महत्वपूर्ण जाए यहाँ पर ये रहेगा। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो वीडियो नहीं बन पाती है, तो हम उसी प्रयास से जब उस इन्फॉर्मेशन को डाल देते हैं। तो उसके लिए जो आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका कोई पैसे नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज की वीडियो में हमारा यहाँ पर जो पाणिनि शिक्षा और जो भाषा विज्ञान है ये यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि महत्वपूर्ण पाठ है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा जो पाणिनि शिक्षा। वर्तमान में पाणिनि शिक्षा नामक ग्रंथ ऋक् साख्य या पाणिनीय शिक्षा के नाम से श्लोकों में निबंध किया गया है। इस पाणिनि शिक्षा के प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध से हमें पता चलता है कि यह शिक्षा ग्रंथ स्वयं पाणिनि प्रतीत नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति ने इसका प्रणयन किया था। और ऐसा मत है कि भगवान पाणिनि ने ये सूत्र स्वयं रचे थे, जिनके आधार पर श्लोकात्मक पाणिनि शिक्षा की रचना हुई है। अष्टाध्यायी इनके द्वारा रचित है, 4000 सूत्र है इसमें। इसके बाद है यहाँ पर पाणिनि जो शिक्षा है इसका अगर हम सारांश की बात करें तो अब पाणिनि के मत अनुसार शिक्षा को प्रकृष्ट रूप से कहूँगा। यहाँ पर पाणिनि मत के अनुसार शिक्षा कहने की प्रतिज्ञा की गई है। पाणिनि कहते हैं कि शब्दार्थ को जानने वाला विद्वान प्रसिद्ध होने पर भी अपने वाणी में उच्चारण विधि को पुनः व्यक्त करते हैं। भगवान शिव के द्वारा 63 व 64 वर्ण माने गए हैं। एग्जाम में आती भी है कई बार आपकी संध्या कितनी है, तो 63 या फिर 64। प्राकृत संस्कृत में भी पाणिनि ने इन्हीं को माना है। उन्होंने 21 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 जो उसम वर्ण हैं ये माने थे। अनुस्वार विसर्ग का प आदि वर्णों पर आश्रित है, ऐसा जो आचार्य पाणिनि है, महर्षि पाणिनि ये मानते हैं। और पाणिनि ने वर्णों के 5 विभाग कहे हैं, जिसमें स्वर, काल, स्थान, प्रयतन और नाद ये आ जाते हैं। स्वर के कितने प्रकार होते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। हर्ष और दीर्घ और प्लुत इन स्वरों के आगे नियम है, जिससे बोलने में कम समय लगे हर्ष हो, इससे ज़्यादा समय लगे दीर्घ, और इन सभी से ज़्यादा समय लगे तो वो हो जाता है प्लुत। जो ओम जो होता है ओम इसमें आता है, तो यह हो गया प्लुत। पाणिनि के अनुसार प्रमुख जो उच्चारण स्थान है जैसे कंठ हो गया, इनके बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत ओष्ठ, नासिका, दंतोष्ठ और जिह्वामूलिया, तो ये जो है यहाँ पर उच्चारण स्थान ये माने गए हैं, क्योंकि हमारे जो मुख जो है उसके अलग अलग अंग से ये बोले जाते हैं। कोई नाक से बोला जाता है, कोई तालु से, कोई होठ से, कोई दांत और होठों से। तो इन सभी स्थानों से ही सभी का उच्चारण होता है। इस उच्चारण में जीवा का भी परम संयोग होता है। जीवा वर्ण के उच्चारण के समय जिन जिन अंगों का स्पर्श करती है उसी अंग से संबंधित उसका उच्चारण स्थान होता है। अब वर्णों के भी यतन 2 प्रकार के होते हैं, तो ये भी आ जाता है कई बार। यतन या फिर कह सकते हैं कि प्रयतन, ये कितने प्रकार हैं? 2, आभ्यंतर प्रयतन या बाह्य प्रयतन। या तो यतन हो एग्जाम में या फिर प्रयतन हो ये वाला। तो ये 2 प्रकार का है, आभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर कौन कौन से होते हैं या कितने होते हैं ये भी एग्जाम में आता है।
तो अभ्यंतर जो 5 होते हैं, स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट, ईषद, विवृत, विवृत और संवृत। तो ये 5 हैं। बाह्य की बात करें तो ये 11 होते हैं। विवार, ये रहा है विवार, स्मार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, माप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। तो इस प्रकार से ये 11 हैं। बाह्य 11, अभ्यंतर 5। पाणिनि ने 6 वेद के अंगों को शारीरिक अंगों के आधार पर विवेचित किया है। वेद के अंग, जब हमने वेदांग किया था आचार्य के द्वारा जो रचित है निरुक्त, तो उसमें हमें वेद के अंग के बारे में पढ़ा था अलग अलग विस्तार पूर्वक। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। तो छंद को वेद रूपी पुरुष का पैर बताया गया है। छंद पादो तो वेदस्य है। तो छंद को वेद रूपी पुरुष का क्या है, पैर बताया गया है। कल्प को हाथ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जैसे छंद की उत्पत्ति किससे हुई है, पैर से हुई है। कल्प की किससे हुई है, हाथ से हुई है। ज्योतिष की किससे मानी गई है, हमारी जो नेत्र हैं आंखें, इनसे। निरुक्त की श्रोत्र अर्थात कान से। शिक्षा प्राण से। और व्याकरण मुख। तो इस प्रकार से जो अलग अलग अंग से जो इनकी उत्पत्ति मानी गई है। पाणिनि के अनुसार जिस प्रकार इंद्र अपने वज्र से शत्रु पर प्रहार करता है, उसी प्रकार जो मंत्र स्वर आदि से विभिन्न वर्णों को उच्चारण करते हैं वह इंद्र के वज्र के समान प्रहार करने वाले बताए गए हैं। जो हाथों से विहीन होने पर भी स्वर आदि वर्णों को समझ लेता है। 4 वेद हैं। इनमें से ऋग, यजु और साम आदि के ज्ञान को भी वे प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आते हैं वेद त्रय में। वेद त्रय में ऋग, यजु, साम, ये वेद त्रय में आते हैं। पाणिनि शिक्षा के अंत में पाणिनि की स्तुति करते हुए कहा गया है कि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी काजल से जो हमारे नेत्रों को साफ करते हैं, ऐसे पाणिनि को हमारा नमस्कार है। आगे आ जाता है भाषा विज्ञान। तो सबसे पहले भाषा की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। विद्वद भी विचार कई च भाषा परिभाषाया सेमन्या आबद्धुम प्रयासा कृता अस्ति। भाषा परिभाषा स्वदेशिक वैदेशिक विद्वत मत अनुसार। तो यहाँ पर जो अपने देश के जो विद्वान थे और जो ये विदेशी विद्वान हुए हैं, तो इन्होंने भाषा पर जो अपने विचार दिए थे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इनके बारे में बताया गया है। तो जैसे प्लेटो इन्होंने अपना मत दिया था इस पर। विचार है आत्मन है मुकमत्वा ध्वनि रहितम संभाषम आस्ते परंतु तदेव यदा ध्वनि आत्मकम भूत्वा मनुष्यस्य ओष्ठेषु आगस्ति तदानीं भाषा संज्ञया विभूष्यते। जो व्यंजनेन्द्र हैं इन्होंने क्या कहा था, भाषा एक प्रकार का से चिन्हम अस्ति चिन्हस्य अस्य तत्प्रतिकारे एक अस्ति ये साम साह्यन मनुष्य है सब विचारान अन्येषु प्रकटयति एतानि प्रतीकानि अनेकानि सन्ति यथा नेत्रग्राह्यानि, श्रोत्रग्राह्यानि, स्पर्शग्राह्यानि। मतलब हमारे आंखें, कान और स्पर्श, इनके द्वारा जो ग्रहण होता है। श्रोत्रग्राह्येण श्रेष्ठ प्रतीकानि सन्ति। गार्डनर विचारे भक्ति येषां व्यक्तानां तथा सुस्पष्ट ध्वनि संकेतनं व्यवहार क्रियते तान् भाषा इति कथयन्ति। जैसे एक भाषा होती है, एक बोली होती है, जैसे हिंदी हो गई, या अलग अलग राज्य की अपनी अपनी भाषा होती है। कोई हरियाणवी बोलता है, और ये जैसे यूपी वाले इनकी अलग है, राजस्थान वालों की बोली अलग है। ब्लॉक ट्रेगल च भाषा व्यक्त ध्वनि चिन्ह नाम सा पद्धति अस्ति यत् माध्यमेन सामाजिकाः जनाः परस्परं व्यवहरन्ति। स्वीट है ध्वन्यात्मक शब्द द्वारेण विचाराणां प्रकटनम एवं भाषा। क्रोचे भाषां तां स्पष्टां समितां सुगठितां ध्वनिं कथयन्ति या अभिव्यंजनाय हेतुन निर्धारयति। पतंजलि व्यक्ता वाची वर्णाम येषां तम इमे व्यक्तवाचः है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार सामान्य रूपेण भाषा सामान्यते यस्य माध्यमेन वयं सविचारान् व भावान् अन्यान् प्रापितुं प्रभवामः। डॉक्टर मंगल देव शास्त्री के अनुसार भाषा मनुष्याणां सा चेष्टा व्यवहारः कथ्यते यः मनुष्यः सब ऊंचा उपयोगी शरीर अवयवै उच्चरिता वर्णात्मक अभिव्यक्त हैं शब्द माध्यमेन सब विचारान् प्रकटयन्ति। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना यह
ध्वनि चिन्ह ही मनुष्य विचार विनिमय करोति तदेव भाषम इति कथयन्ति। डॉक्टर श्याम सुंदर दास इनके अनुसार यह ध्वनि चिन्ह ही मनुष्य विचार विनिमय करोति तदेव भाषामिति कथयन्ति। जैसे ये पेडागोजी जा उसमें आते हैं कथन की परिभाषा दी गई थी अलग अलग, अच्छा उसमें जो विद्वान हैं उन्होंने, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये सब ने अपने अपने मत दिए हैं भाषा के बारे में। डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं इनके अनुसार मनुष्य मध्ये वस्तु नाम विशेषम इच्छाया मते च आदान प्रदान करणार्थम व्यक्त ध्वनि संकेतानाम यत् व्यवहार भवति स भाषा। तो इस प्रकार से सभी ने अपने अपने विचार दिए हैं भाषा के बारे में। इसके बाद है भाषा नाम वर्गीकरण। वर्गीकरण की बात करें तो इसे आकृतिमूलक और परिवारमूलक इन दो भागों में बांटा गया है। संप्रति संसारेऽस्मिन् त्रिसहस्र भाषाः प्रचलन्ति। एतेषां सर्वासां भाषाणां द्विविधा वर्गीकरणं कृतमस्ति भाषाविद्वद्भिः। पहले नंबर आकृतिमूलक वर्गीकरण का है और दूसरा जो है यहाँ पर पारिवारिक वर्गीकरण का है। तो इस प्रकार से भाषा के वर्गीकरण को जो है दो भागों में बांटा गया था, आकृतिमूलक में और पारिवारिक में। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो आकृतिमूलक जो वर्गीकरण है यह आ जाता है। वर्गीकरणस्य आधारः सम्बन्धत्वम् अस्ति। प्रोफेसर देवेंद्रनाथ शर्मा महोदयेन आकृतिमूलकं वर्गीकरणम् एव रूपात्मकं वर्गीकरणम् इति स्वीकृतम्। वर्गीकरणेऽस्मिन् वाक्यानां पदानां च अध्ययनं क्रियते। एतद् अनुसारेण अत्र वर्गद्वयम् उपलभ्यते, अयोगात्मक भाषा और योगात्मक भाषा। योगात्मिके भाषा संसर्गे पुनः त्रिविधा उपसर्गाः सन्ति। जो योगात्मक जो भाषा है ये आगे तीन भागों में बटी हुई है, अश्लिष्टः, श्लिष्टः और प्रश्लिष्टः। ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। कौन से में कौन कौन सी भाषा आती है ये भी एग्जाम में आता है। भाषा विज्ञान दृष्ट्या वर्गीकरणमिदम् अवैज्ञानिकम् असमीचीनम् अवलोक्यते। एतदपेक्षया पारिवारिकं वर्गीकरणम् अतीव समुन्नतं वैज्ञानिकं च अस्ति। अब सबसे पहले आ जाता है हमारा यहाँ पर पारिवारिक वर्गीकरण। भाषायाः पारिवारिकं वर्गीकरणम् अतीव वैज्ञानिकम् अस्ति। वर्गीकरणेऽस्मिन् रचनातत्त्वम् अर्थतत्त्वं च समानरूपेण आलोच्यते। ध्वनिः, पदरचना, वाक्य संरचना, अर्थ है, शब्द संपत्ति, स्थान सानिध्यम चैतेषु षट्सु विशेषु साम्ये सति भाषाणाम् एकः परिवारः भवति। डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा महोदय वर्गीकरणे अस्मिन् 18 भाषा परिवाराणां नामानि निर्दिष्टि। तो डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा जो है इन्होंने 18 जो भाषा परिवार हैं उनके बारे में यहाँ पर बतलाया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला पार्ट। भारोपीय, भारत और यूरोप इनको मिलाकर बना था भारोपीय परिवार। बरोस्की परिवार, काकेशी, जापानी कोरियाई, बास्क परिवार, सूडानी परिवार, होतोंत बुस्मैनी परिवार, पापुई परिवार, दक्षिण पूर्वी एशियाई परिवार, द्राविड़ परिवार, यूराल अल्टाई परिवार, चीनी परिवार, अत्युत्तरी हाइपरबोरी परिवार, सामी हामी परिवार, बांटू परिवार और मल्य बहुद्वीपीय परिवार हैं, ऑस्ट्रेलियाई परिवार हैं और अमेरिकी परिवार हैं। तो इस प्रकार से ये 18 भाषा परिवार हैं। और ये जो यहाँ पर आप भाषा परिवार हैं ये सारे के सारे इनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये अलग भी हैं सारे के सारे, तो उसके लिए आप हमारी पुराने वाली वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ पर जैन सभी के बारे में अलग अलग बतलाया गया था। इसके बाद है संस्कृत ध्वनि वर्गीकरण। संस्कृत ध्वनि वर्गीकरण अत्र प्रस्तुयते। स्पर्श, समघर्षी, अर्धस्वर और संवृत। स्पर्श वर्ण क्या है? स्पृष्ट भी कई बार देखने को मिल सकता है आपने। स्पृष्ट मतलब स्पर्श। ये संव्यंजनम उच्चारणे जीवा कंठेन औष्ठात् पर्यन्तं संबंधित स्थानानां स्पर्श भवति यथा क्वरक, चवरक, ट्वरक, वरक। जो ये 25 जो होते हैं, जो आपके क्वरक, चवरक, ट्वरक, त्वरक जो 5 हैं ये 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। क, ख, ग, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, भ, व, म ये वाले जो हैं ये 25 होते हैं। इनको स्पृष्ट वर्ण कहा जाता है, स्पर्श भी कह देते हैं इनको। और इनमें जो सबसे लास्ट का जो होता है
य, मैं, अंगा, अणा, ना, ये वाले, ये जो इन सब के लास्ट वाले जो हैं इनको नासिका वर्ण कहा जाता है। नासिका वर्ण इनको कहा जाता है क्योंकि हम नाक जो है इसके माध्यम से बोले जाते हैं। यम गण यम गणनम नासिका, ये वाला जो है सूत्र भी है जो इसमें लगता है। आगे आ जाता है संघर्ष। निश्वास वायु निर्गमनस्य मार्गे जीवेन अत्यंतम संकीर्णम क्रियते तदा वायु निर्गमनम सर्पस्य शीतकारस्य सदृशम भवति। तो इनको कह देते हैं हम मुसलमान। जब इनको हम बोलेंगे इस पर, ये वाले सा भी है इसी में, अगर हम इनको बोलते हैं तो हमारे मुख से जो वायु गर्म निकलती हुई प्रतीत होती है। तो इनको कह देते हैं संघर्ष, घर्षण के साथ ये निकलते हैं। स हा 4 होते हैं। इसके बाद आ जाता है जो अर्धस्वर है। ये संवर्ण नाम उच्चारणे जीवाया संपूर्णम स्पर्शम न भवति तथा स्वर नाम उच्चारणम संपार्थक्यम भवति। अर्धस्वर आपने पढ़े होंगे जो 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। तो यहाँ पर इसमें जो है या और वा ये आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, चारों के चारों जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक न एक तो आ ही जाता है एग्जाम में। तो या और वा इनको कहा गया है अर्धस्वर। इसके बाद है स्वर। ये सामध्वनि नामोच्चारणे वायु निर्बाध गत्या मुख नासिकायाम माध्यमेन बाह्यम निष्कास्यते अर्थात जीवाया ओष्ठानाम कुत्रापि स्पर्शम न भवति इति स्वर कथ्यते। तो जहाँ पर ओष्ठ या कहीं पर भी स्पर्श नहीं होता है, अतः जीवासा ओष्ठानाम कुत्रापि स्पर्शम न भवति, जीव का और ओठ का स्पर्श नहीं होता है, उनको कहा गया है स्वर। स्वर क्या होते हैं आपने हिंदी में पढ़े होंगे, जो बिना व्यंजन के बोले जाते हैं। तो इनको बोलने में हमें व्यंजन की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आ जाता है मानवीय ध्वनि यंत्रस्य अध्ययनम। ध्वने प्रधानांगानि उच्चारण स्थानानि प्रयत्नः च सन्ति। स्थान प्रयत्नानाम् उच्चारण अवयवे विशेष संबंधः भवति। ध्वने आवश्यकानि एवं अनिवार्य उपकरणानि उच्चारणस्य अवयवः भवन्ति। एते उच्चारण अवयवः ध्वनि नियंत्रणानि अपि कथ्यन्ते। ध्वनेः उत्पत्तिम् अवबोधम् आवश्यकम् अस्ति यत् वयं मानवशिरस्थं ध्वनि यंत्रस्वरूपं सम्यक् जानीमः। अस्य विवेचनं निम्नलिखितं वर्तते। जैसे नासिका विवरम, ऊर्ध्व ओष्ठ हैं, अधः दंता, तालुः कंठतालुः कोमल तालुः, मुख विवरम, जिह्वा पश्चभाग है, मूलम गर्शनिका, सूर्यंत्रम श्वास नलिका काकल हैं, अर्धओष्ठ हैं, ऊर्ध्वदंतः वर्ष हैं, और ये अलिजिह्वम जिह्वाग्रम जिह्वा मध्यम। हमारी जीभ जो है, जैसे ये जीवा है हमारी, तो इसके 3 पार्ट हो गए। एक तो ये हो गया सबसे आगे वाला चोंच वाला भाग, एक ये बीच वाला हो गया, और एक ये सबसे लास्ट वाला भाग हो गया। तो कुछ वर्ण यहाँ से बोले जाते हैं, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से। जीवा अग्रम मतलब ये बीच वाला, एक ये बाद वाला। ग्रसनिका यह पश्चभाग है, स्वर यंत्र मुख आवरणम मूर्धा भोजनलिका और स्वतंत्रीय है। उपरोक्त अंग का नाम समूह एवं ध्वनि यंत्रण नामना भी दिया थे। एतेषाम एवं पारस्परिक संयोजनेन विभिन्न भाषिक ध्वनि नाम उत्पत्ति भवति। स्थान प्रयत्न करना ही एवं मानव वाक् यंत्र से निर्मितः संभवति। इमे सर्वे एव सम्मिलित रूपेण ध्वनि उत्पादकाः सन्ति। अतएव एभिः साहाय्येन एव ध्वनेः वर्गीकरणं कर्तुं शक्यते। इमे सर्वे भाषिक ध्वनि आधारभूताः त्रिवर्गेषु वर्गीकृताः ध्वनि उत्पादकाः अधोलिखिताः सन्ति। इसके बाद आ जाता है उच्चारण स्थानानि। फुस्फुसद आगच्छन् निःश्वास वायु येन उच्चारण अव्ययेन स्थानेन वा बाधम अनुभवति तद स्थानम इति उच्यते। कंठस्थ सद आरभ्य ओष्ठ पर्यंतम स्थान संज्ञा का अवयव अधोलिखिता सन्ति। तो जहाँ से उच्चारण होते हैं, कंठ है जैसे मूर्धा ओष्ठ कंठ तालु तालु दंता नासिका कंठोष्ठम जीवमूलम, ये सारे के सारे उच्चारण स्थान हैं। आगे इन्हीं के बारे में बतलाया गया है यहाँ पर।
एतेभ्यः स्थानेभ्यः उच्चारितानां संस्कृत ध्वनि संवर्गानां विवरणम् अधोलिखितमस्ति। जैसे सबसे पहले आ जाता है कंठ। कंठ मतलब जो हमारा गला है, गले से कौन कौन से बोले जाते हैं। अकुह विसर्जनम कंठ, ये वाला सूत्र है। तो इसमें अ, क्वर्ग और हा। अ जो क्वर्ग है जिसमें 5 आ जाते हैं, क ख ग घ ङ हा। ये सभी का उच्चारण जो हमारे गले से होता है कंठ से, कंठ स्थानीय वर्ण इनको कहा जाता है। इसके बाद है तालु। इचु ऐसा नाम तालु हो। ई च्वरक, य और सा, इनका जो उच्चारण हमारे तालु से होता है। ऋटुर सा नाम मूर्धा। री, ट्वर्ग, र और सा, इनका उच्चारण हमारी मूर्धा से होगा। दंतः लरी और त्वरक, लरी और त्वरक, ला और सा, ला और सा, इनका उच्चारण हमारे दांत से होता है। ये सूत्र हैं। ऋतु सनम मुर्दा, इच्यु सनम तालु, ऋतुल सनम दंता। इसके बाद है औष्ठव। ये वाला सूत्र हो जाएगा यहाँ पर। उपपद्यमानम औष्ठव। उ त्वरक, इनका उच्चारण हमारे होठों से होगा, ओठ से। नासिका, यम गणना नाम नासिका। जो ये जो 5-25 जो है, क्वरक, चौरक, ट्वरक, त्वरक, पुरक, इनका जो लास्ट का वर्ण है, सबसे अंतिम वाला, तो ये इनका उच्चारण नासिका से होता है। नासिक के वर्ण इनको कहा जाता है। कंठ और तालु से जो बोले जाएंगे, तो ये सूत्र है दयतो हो कंठ तालु। ए और आई, इम वर्णों कंठ तालव्यो स्तः, इन दोनों का उच्चारण किससे होगा? कंठ तालु से। कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ जिनका उच्चारण होगा। ओ दयतो कंठोष्ठम। ओ और औ, इनका जो उच्चारण है हमारे कंठ और ओष्ठ से होता है। दंतोष्ठम, दांतों से और ओठ से जिनका उच्चारण होगा। वकार से दंतोष्ठम, इस उत्तर हो जाएगा वकार से दंतोष्ठ स्थानीय वर्ण संतई, मतलब जो वा है इसका उच्चारण हमारे दांतों से होता है, दांत ओठ से। जीवमूल्य से जीवमूल्यम, जीवमूल्य अस्ति, जैसे ये का खा जो है, यह इस प्रकार के चिन्ह जो है ये आ जाते हैं। ये तो हो गए जीवमूल्य। एक उपपद्य मानने वाले भी होते हैं, प पा वाले, प फा, ये वाले। तो ये उच्चारण स्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम है, चाहे छोटे लेवल का है या बड़े लेवल का है, उच्चारण स्थान तो एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे टीजीटी का है या पीएचडी का या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का ही क्यों ना है। इसके बाद आ जाता है प्रयत्न। प्रयत्न है भाषिक ध्वनि उच्चारणे मुख विवरद आरभ्य कंठ पर्यंतम, कंठ पर्यंत है कृत प्रयास है प्रयत्न है इति उच्यते। सद्विविध है अभ्यंतर और बाह्य, जैसे कि हमने पढ़ा था। अभ्यंतर प्रयत्न है तो स्पृष्ट, ईषद सपृष्ट, ईषद विवृत, विवृत, समृत, ये 5 होते हैं। अब सबसे पहला जाता है स्पृष्ट वर्ण, स्पर्श भी कह देते हैं इनको। तो ये जो स्पृष्ट जो इनको स्पर्श भी कह देते हैं, स्पर्श वर्ण। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शम, तो जो का से लेकर मा तक होते हैं, क्वरग, च्वरग, ट्वरग, उसके बाद आ जाता है पुरग, त्वरग कहाँ गया इसमें, तो क्वरग, च्वरग, ट्वरग, त्वरग, पुरग, त्वरग नहीं है इसमें, त्वरग। तो ये कहने का मतलब है का से लेकर जो मा तक जो होते हैं, क्वरग, च्वरग, ट्वरग, त्वरग, पुरग, ये वाले, तो ये 25 होते हैं। तो इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। तो त्वरग नहीं है इसमें, तो देख लेना आप, क्वरग, च्वरग, ट्वरग, त्वरग, पुरग जो है ये सारे आएंगे स्पर्श वर्ण में। इसके बाद है ईषद सपृष्टम। ईषद सपृष्ट क्या देते हैं संस्कृत में, हिंदी में अंतस्थ वर्ण क्या देते हैं, या र ला वा जो है ये होते हैं 4, इनको अंतस्थ वर्ण भी कह देते हैं और ईषद सपृष्ट वर्ण भी इनको कहा जाता है। इसके बाद है ईषद विवृतम, जो ऊष्म वर्ण जो होते हैं इनको ईषद विवृत कहा जाता है और ये भी 4 ही होते हैं, स स स ह। इसके बाद आ जाता है विवृतम, जो आपके स्वर होते हैं, अ ए उ री लिरी ए ओ ऐ औ, तो ये वाले जो हैं इनको विवृत कहा जाता है। तो
ये जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके बाद आ जाता है समृतम। हर्ष अवर्णस्य प्रयोग है समृतम। ये जो हर्ष आ जो होता है एस कह देते हैं जिसके, इससे बोल जाता है हर्ष आ। तो हर्ष अकार असमृत संज्ञा कहाँ भवति। इसके बाद है नेक्स्ट, ये तो थे अभ्यंतर। अब ये आ जाते हैं बाह्य, जिनकी संख्या हमने 11 पढ़ी थी। बाह्य प्रत्यनिष्ठ विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अंडात और समृत। इस वेद से ये 11 होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं विवार। विवार जो है इसमें खर, विवारहा, श्वास, अघोष ये आ जाएंगे। तो इसमें ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प और स, स ये आ जाएंगे खरवान। इनको विवार संज्ञक कहा जाता है। दूसरा वर्ण जो है वो आता है इसमें दूसरा चौथे वाला। एक होता है श्वास। खर विवारः श्वास अघोष। उपयुक्त खर वर्ण एवं श्वास संज्ञा कहा भवन्ति। अघोष खर विवारः श्वास अघोष, अर्थात खर वर्ण अघोष संज्ञा का भवति, जिसमें पहला तीसरा पांचवा वर्ण आएगा, वो होगा आपका अघोष। एक है स्वर, जिसमें हस, स्वर, नाद, घोष प्रत्यय आ जाएंगे। अब ये प्रत्यय बने हैं यहाँ पर। प्रत्यय क्या होते हैं, तो इसके लिए आप हमारे पुराने वाली वीडियो देख सकते हैं, किस तरीके से प्रत्यय होते हैं, कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, कैसे प्रत्यय बनाए जाते हैं, सभी आज आपको उनमें मिल जाएंगे। तो ये हावरठ, लन, यमगण जो 14 मेश्वर सूत्र है, भगवान शिव के डमरू से जो निकले थे, अयुण एवं हैवरठ, यमगणम, जब है गड़गस, जब गड़दस कप चटर चढ़ताओ कपे से सरहल। तो इस प्रकार के जो 14 जो मेश्वर सूत्र हैं, तो इन्हीं से प्रत्याहार बने हैं। तो ये जो यहाँ पर दिए गए हैं हैवरठ, जितने भी हलंत होते हैं बाद वाले वर्ण, वे सारे नहीं गिने जाते हैं। तो हैवरठ मतलब टा नहीं आएगा यहाँ पर। लन, यमगणम, जब गड़गस, जब गड़दस ये वाले। हस वर्ण स्वर संज्ञा कहा भवन्ति। इसके बाद है नाद। नाद में स्वर, नाद, घोष आ जाएंगे। उपयुक्त हस वर्ण एवं नाद संज्ञा कहा भवन्ति। घोष जिसमें दूसरा चौथा वर्ण आ जाता है, हस, स्वर, नाद, घोष, हस वर्ण एवं घोष संज्ञा का भवन्ति। अलप्राण जिसमें पहला तीसरा पांचवा वर्ण आता है, तो क, ग, ग, च, ज, य, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व और जो अंतस्थ वर्ण है ये वाले, ये आपके अलप संज्ञक होते हैं। एक होते हैं महाप्राण। महाप्राण जैसे अलप्राण में पहला तीसरा पांचवा आ जाएगा, फिर जो इनके बीच के हैं दूसरा चौथा, ये महाप्राण में आता है। अलप्राण हो गए जिनके बोलने में हम कम समय लगता है, और महाप्राण में जो जिसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो चतुर्थ हो, जो चतुर्थ सलश्च महाप्राण, तो द्वितीय और चतुर्थ जो वर्ण है ये इसमें आता है। इसके अलावा जो ये सल जो है ये भी आ जाएंगे इसमें, जो उस वर्ण होते हैं। स, उदात, अंदात, तालवादिशु, सभागिशु, स्थानेशु ऊर्ध्वभाग निष्पन्न अच उदात संज्ञा है स्यात्। ये क्वेश्चन भी है आपका एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, ये सूत्र भी है। संज्ञा प्रकार जो उसमें आता है, ऊंचे उदात ऊपर के भाग से जिसका उच्चारण होगा, नीचे अनुदात है नीचे के भाग से जिसका उच्चारण होगा। तालवादी, सभागेशु, स्थानीय, अधोभागे निष्पन्ने अच उदात संज्ञा है स्यात्। तो ऊपर के भाग से ऊंचे उदात, नीचे के भाग से नीचे अनुदात। एक होता है सवरित, समाहारः सवरित, ये सूत्र है। उदातत्वे अनुदातत्वे वर्ण धर्म स्मृति यत्र से अच सवरित संज्ञा का है स्यात्। तो ये है आपके प्रयत्न, यहाँ पर ये इसी के बारे में बताया गया है। आभ्यंतर प्रयत्न अलप्राण महाप्राण में। तो जैसे स्पर्श वर्ण स्पृष्ट कह देते हैं जिनको, तो इसमें ये आ जाएंगे क्वरक, चवरक, त्वरक, त्वरक, त्वरक ये वाले आ जाएंगे। अलप्राण आ जाएगा, विवार, समास, घोष आ जाएंगे। इसके बाद फिर जो जैसे ये का, खा, गा ये वाले जो हमने पढ़े अभी, का, खा, गा, च, छ, छ, ट, ठ, ठ ये वाले। और अलप्राण स्वरनाद घोष, महाप्राण स्वरनाद घोष।
ईसा सपृष्ठ जो आपके अंतस्थ वर्ण हैं, यार अलावा अलप्राण संवारनाद ये वाला आ जाएंगे इसमें। ईसाद विवृत ऊषम वर्ण सा सह महाप्राण वर्ण ये आ जाएंगे। अलप्राण महाप्राण हमने पढ़ा था, उसमें पहला तीसरा पांचवा अलप्राण में, दूसरा चौथा ये महाप्राण में। एक घोष, एक घोष और सघोष भी होता है। तो यहाँ पर जो है ये उसके बाद आ जाता है विवृत, इसमें स्वर आ जाएंगे। और उदात्त अनुदात्त संवृत, एक संवृत होता है जिसमें हमने पढ़ा था हर्ष ये आ जाते हैं। तो जैसे अलप्राण महाप्राण होता है, पहला तीसरा पांचवा अलप्राण में, दूसरा चौथा महाप्राण में। इसी प्रकार अघोष आता है एग्जाम में, पहला दूसरा तीसरा ये इसमें आ जाएगा घोष में, और सघोष या फिर घोष में दूसरा चौथा, जो इससे मतलब आगे चौथा पांचवा आ जाएगा। तो इस प्रकार आते हैं ये। तो ये तो थे उच्चारण स्थान। इसके बाद है ध्वनि परिवर्तन वाले हमारे। तो उसके बाद आ जाता है कर्णम। कर्णम नाम तादृशानाम इंद्रियाणां स्वर्गहस्ति या ध्वनि उच्चारणे भाषिक ध्वनि निष्पत्तौ वा सहायकः भवति। स्थान कर्णिहो केवलं गत्यात्मक अंतरमस्ति, यतः स्थानेषु कर्तालु मूर्धादिषु स्तरीयं भवति, किन्तु स्वतंत्री जिह्वा अधरष्ट आदिषु कर्णेषु गत्यात्मकता भवति। अनिर्दिष्ट्या अधरोष्टं जिह्वा मृदुतालं स्वतंत्रीं च कर्णम इत्याभिधानेन अभिधीयते। ध्वनि विज्ञान के स्थान परिवर्तन वेदेन ध्वनि बोधकम चक्रम प्रस्तुते अत्र यद अध्ययन अध्यापन आदिषु महदुपकारम अस्ति। इसके बाद है ध्वनि परिवर्तन से कारणानि। ध्वनि परिवर्तन के कारण, तो इसके दो कारण हैं, एक तो आभ्यंतर और एक है बाह्य। आभ्यंतर कारण क्या है? यदा ध्वनि उच्चारण कर्तुः प्रभावेन ध्वनि अंतरः जायते तर्हि ते आभ्यंतर कारणानि कथ्यन्ते। ध्वनि परिवर्तन कारणानि प्रमुख आभ्यंतर कारणानि विद्यन्ते और आभ्यंतरम कारणस्य निम्न बिंदूनाम अधोलिखिताः सन्ति। तो मतलब जो हमने आभ्यंतर बाह्य पढ़े, तो आभ्यंतर ये किस कारण से हैं, तो वही इनके बारे में है आगे। जैसे मुख सुखम, जिसे बोलने में हमें क्या है आसानी हो, तो वो वाले प्रतन लाघव हो। इदम आभ्यंतर कारणेषु, तो यह मुख सुखम प्रतन लाघव, मतलब जिसको बोलने में हमें आसानी हो, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, पूरा ना बोलकर हम जा थोड़े में काम चला लेते हैं। तो इदम आभ्यंतर कारणेषु प्रमुखम कारणमस्ति। भाषण समय वक्ता ध्वनि उच्चारणं स्वविधेन करोति। प्रवचन काले स अभिलषति यद आलप प्रयत्नेन नूनम उच्चारणं विधाय स्व अभिप्रायं श्रोतुं समक्षं प्रकटयेत्। परिणामतः मध्यस्था ध्वनिः लुप्यन्ते। एतत् मुख सुखार्थं संस्कृते संधि विधानमस्ति। एतस्मै मुख सुखा एवं आंग्ल भाषायां टाक, वाक, नाइट आदि शब्देषु GH, KL आदि वर्णनाम उच्चारणं न भवति। तो इनका उच्चारण इसमें नहीं होता है। हिंदी भाषा में स्कूल, स्कूल को जैसे स्कूल है, इसको स्कूल या स्कूल कह देते हैं। जो स्टूल है इसको स्टूल या स्टूल। स्कूटर को स्कूटर या स्कूटर। लक्ष्मण को लखन हम कह देते हैं। इसके बाद है शब्दानाम दीर्घत्वम। शब्दानाम साधारण दीर्घत्वम कारणादपि ध्वनौ परिवर्तनं भवति। ये शब्दाः अधिका दीर्घाः भवन्ति, तेषाम् उच्चारणे असुविधा भवति, अतः तेषु परिवर्तनम् अधिकं भवति। यथा भारतीय जनता पार्टी को हम BJP कह देते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भाजपा कह देते हैं। ऐसे ही बहुजन जो समाज पार्टी है, इसको हम बसपा या बसपा कह देते हैं। वैसे भी बसपा कहते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो कहने का मतलब है बहुत सारे ये नाम जो होते हैं, जैसे डॉक्टर लिखते हैं हम DR लिख के ऐसे कर देते हैं आगे बिंदी, मतलब पूरा ना लिख करके उसे शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं। तो यही है। इसके बाद स्थिति कारण ध्वनि नाम सब क्या शक्ति है संयुक्त व्यंजनेषु यद्यपि उभयानि व्यंजनानि समान शक्तिकानि सन्ति तथापि अत्र प्रथमं निर्बलं भवति तथा द्वितीयं सबलम् अस्ति। अर्थात सबल ध्वनि निर्बल ध्वनि सवशीकरोति अथवा स्व अनुसारं परिवर्तनं विधाति। यथा अग्नि को अग्नि, दुग्ध को दूध, कर्म को कम, शब्द को सात कहा जाता है।
एक है क्षिप्र भाषा, जल्दी जल्दी में कह देते हैं जिसको। तो भाषणस्य शीघ्रता कारणादपि ध्वनौ परिवर्तनं भवति। यदा कापि भाषा शनैः शनैः प्रत्येकं शब्दस्य समुचित उच्चारणपूर्वकं भाष्यते तदानीं तस्य यत् स्वरूपं तिष्ठति तत् क्षिप्रभाषणे नाम अवतिष्ठते। यथा साहित्ये लिख्यते पंडित जी, परंतु शीघ्रता कारणे सर्वत्र उच्चारण पंडित जी भवति। बहुत सारे वैसे तो जैसे नाम होता है पंडित जी, लेकिन उसे क्या है आधा खा लेते हैं, क्या जैसे कह देते हैं ना कि इसने तो आधा अक्षर खा लिया, तो पंडित जी न कह करके पंडित जी कह देते हैं। या फिर जैसे यहाँ पर जिन्होंने के जिनने कह देते हैं, उन्होंने को उनने कह देते हैं, चोर ले गए का चोर ले गया कह देते हैं, मार डाला को मार डाला, डो नॉट को डोंट कह देते हैं, पार्ट टाइम को पार्ट टाइम कह देते हैं। तो मतलब जो पूरा शब्द है उसे ना बोलकर आधे में ही हम काम चला लेते हैं, जल्दीबाजी के काम, कुछ ऐसे शब्द। एक होता है अशिक्षा के कारण जिनके हमें पता नहीं होता है, अज्ञानता के कारण। अशिक्षाया वह अज्ञानस्य कारणादपि ध्वनौ परिवर्तनं समझाते। देशिक शब्दानां व वैदेशिक शब्दानां अज्ञानता कारणेन प्रायः अशुद्धतया उच्चारणः क्रियते। जैसे बम है, इसको बम कह देते हैं, होटल को होटल, टिकट को टिकट, रिपोर्ट रपट, कंपाउंडर को कंपाउंडर कम, और ओवरसियर को ओसियर, यूनिवर्सिटी को, ये यूनिवर्सिटी होता है वैसे तो यूनिवर्सिटी, इसको हम यूनिवर्सिटी कह देते हैं। तो ये अशिक्षा के कारण है। यूनिवर्सिटी होता है लेकिन यूनिवर्सिटी करते हैं सारे। तो यह है अशिक्षा ज्ञानता के कारण, जिसके पूरा शब्द के बारे में पता नहीं होता है कि वो कैसे बोला जाएगा। इसके बाद आ जाता है अनुकरणस्य अपूर्णता। भाषा अनुकरणेन शिक्ष्यते। यदा कोऽपि जनः कमपि ध्वनिम् उच्चारयति तर्हि अन्यजनः तद् अनुकरणं कृत्वा शिक्ष्यते, परन्तु अनुकरणे दोषः या त्रुटिः भवन्ति। इत्थम् अनुकरणम् अपूर्णं वर्तते, अतः ध्वनिषु परिवर्तनं प्रायः आगच्छति। यस्य समाजे शनैः प्रचलनं जायते। यथा उपाध्याय को झा कह देते हैं, ओम नमः सिद्धम, ओ नाम सिद्धम कह देते हैं। तो यह अपूर्णता के कारण, मतलब जैसे कोई सही बोल रहा है लेकिन उसके आगे लगी समझ में उतना नहीं आया, तो जैसे समझ में आया वैसे बोलने लग गया। बाल भाषायाम् अनुकरणस्य अपूर्णता सुस्पष्टं दृश्यते। जैसे बचपन होता है, छोटे बच्चे तो पूरा शब्द तो बोल नहीं सकते ना, उनको पता होता है। तो रोटी स्थाने लोटी, छोटा बच्चा जो होता है वो रोटी को क्या बोलता है, लोटी। रुपया स्थाने लुपया, तो ये बोलता है। यह पूर्णता के कारण, क्योंकि वो पूरा नहीं बोल सकते छोटे बच्चे जो होते हैं। इसके बाद है यदृच्छा शब्दः। भाषण काले मनुष्यस्य में शब्दं निर्माय वदन्ति ब्रुवन्ति। एतादृशः शब्दः यदृच्छा शब्दः उच्यन्ते। कदाचित् एकस्य शब्दस्य साम्यम् आधृत्य युगल या फिर युगम शब्दानां निर्माय विधीयते। जैसे एलपी में लगा देते हैं हम, खाना वाना, जाना आना, सोना, रोटी बोटी कह देते हैं, रोटी बोटी, पानी पूनी कह देते हैं, पानी वाणी इस प्रकार से, चाचू कह देते हैं। तो ऐसे ये शब्द हैं जो हम अपनी मर्जी से लगा लेते हैं। इसके बाद है बाह्य कारण। जैसे भौगोलिक परिवर्तन के कारण हो गया, भौगोलिक प्रभावेन ध्वनिषु परिवर्तनं भवति। अधिक शीतल स्थानेषु मानवाधिकं मुखम् आवृतं कर्तुं न क्षमते, अतः विविध ध्वनीनां विकासेन सम्भवति। जैसे ठंडे प्रदेश वाले हैं उनकी बात है। उष्ण देशेषु एतत् विपरीतं विविध अवधानम् अधिक विकासेन भवति। पर्वतीय क्षेत्राणां निवासिनां बाह्य सम्पर्काधिक्येन न व्यवस्थि, अतः तेषां मानसिक सामाजिक धार्मिक विकास मंताम जाति। जैसे ठंड में हमारा मुख कम खुलता है, तो कुछ वर्ण जो ऐसे हैं जो कम बोले, मतलब पूर्ण तरीके से नहीं बोले जाते। ये जो उष्ण देश है, जो गर्म देश है, उनका ये अलग है। उनमें जो बोली जो होती है उनकी भाषा वो थोड़ी अलग होती है। जैसे अंग्रेज़ देखे होंगे आपने, उनकी इंग्लिश अलग है, हमारे वाली अलग है। इसके बाद है लेखनस्य प्रभाव है। लेखनेनापि ध्वनि परिवर्तनानि भवन्ति एव। आंग्ल भाषा प्रभावेन हिंदी भाषायां मिश्रः, गुप्तः, मित्र, अशोकः, रामः सदृशः शब्दाः मिश्रा, गुप्ता, मिश्रा, अशोकः, राम आदि रूपेण उच्चार्यन्ते। उर्दू भाषा प्रभावेन राजेंद्रस्य राजेंद्र, प्रधानस्य प्रधान,
स्कूलस्य स्कूल उच्चार्य थे। तो ये उर्दू के प्रभाव के कारण है। द में रा है, इसको हम वैसे ही रा बोलते हैं, राजेंद्र। प्रधान प्रधान कह देते हैं, स्कूल को स्कूल कह देते हैं। इसके बाद है काल के प्रभाव के कारण। समस्या पे प्रभाव आपत्ति। भारतवर्षीय वैदेशिक ध्वनिषु तथा आधुनिक आर्य भाषा हिंदी भाषा ध्वनिषु अंतर हैं परिदृश्यते। द्रविड़ानां कारणात् आर्य भाषायां मूर्धन्य ध्वनीनां प्रचारः समजातः अस्ति। अद्यापि च तेषां प्रयोगः भवतो न अस्ति। यथा देवास हैं, ये उसमें करते थे इनका प्रयोग। लेट लकार जो है ये प्राचीन काल में उसमें आता था। ये देवास को देवहा, मर्त्यास को मर्त्यहा, देव भी का देवई। तो ये है काल के प्रभाव के कारण। तो ये वैदिक जो थे वेद उसमें प्रयोग में आते थे। इसके बाद है सादृश्यम। ध्वनि परिवर्तन से महत्वपूर्ण कारणं सादृश्यम् अस्ति। कमपि एकं ध्वनिम् आधारीकृत्य इतर ध्वना अपि समानतः एक अथवा एकरूपता आनीयते। यथा स्वर्ग शब्दस्य सादृश्येन नरकः शब्दः नरक शब्दः समजातः है। द्वादश शब्दस्य सादृश्येन एकदश शब्दस्य एकादश शब्दः सम्भूतः अस्ति। आत्मदर्शनम्। एतत् कारणादपि नरः प्रवचनकाले ध्वनि परिवर्तनं कुर्वन्ति। यथा खालिस् शब्दस्य निखालिस और छात्र शब्दस्य क्षात्र, सेवक शब्दस्य सेवक, इच्छा शब्दस्य इच्छा, क्षत्रिय शब्दस्य क्षत्रिय शब्दस्य क्षत्रियति रति। तो ये है आत्मदर्शन के कारण। तो इस प्रकार से हमारी जो है यहाँ पर आज की क्लास थोड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसका कुछ जो पार्ट जो है वो रह जाता है, जिसमें ये नियम जो है ये आ जाते हैं आपके ध्वनि ग्रासमान ग्रीम ग्रासमान वर्ण नियम जो है ये कुछ पार्ट रह जाता है। तो इसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।